एक क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। मेडिसिन और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है? किस किस को पता है? पॉइंट नंबर वन, साग बनाना है तो क्या आप लोग बोल सकते हैं कि दाल ले आओ, आलू ले आओ, भाई साहब साग बना देंगे? साग बनाने के लिए सरसों, मेथी या फिर पालक चाहिएगा। तो जो सरसों और जो मेथी और जो पालक है, ये क्या है? ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं कि भाई जो क्वालिटी है और जो एफिकेसी है और जो सेफ्टी है तुम्हारी जेनरिक दवाई की, उसको प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। घुलती है, पहले घुल लिया, शरीर ने एब्जॉर्व कर लिया, फिर घुल लिया, फिर शरीर ने एब्जॉर्व कर लिया, तो वो लंबे समय तक मेंटेन रखती है अपना इंपैक्ट। एक क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मेडिसिन और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है? किस किस को पता है? पॉइंट नंबर वन। इसी में भी मेडिसिन में हम लोग बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन क्या होती है भाई साहब। तो जेनरिक मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आखिर कुछ राज्य, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जैसे अगर कोई आप लोगों से पूछे कि भाई हिमाचल प्रदेश में ही, हमारे देश के अंदर में सारी की सारी, या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में मेडिसिन क्यों सारी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो मेडिसिन बनाई जाती है, क्या रीजन है भाई साहब इसके पीछे? आखिर मेडिसिन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के अंदर में किसके हाथ में है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं? तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सके, ठीक है? इसमें कई सारी बातें जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में बनेंगे। सबसे पहले तो यहां पर बात की जा रही है कि मेकिंग अफोर्डेबल जेनरिक मोर रिलायबल। आज की डेट में अगर आप लोग देखो, यहां पर क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है क्वालिटी कंटेंट और एक होता है अफोर्डेबल। तो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी साथ में चलनी चाहिए यहां पर। यानी कि अगर किसी इंसान को आप लोग खाना खिला रहे हो, भाई साहब एक तो खाना वो सस्ता होना चाहिए, यानी कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सस्ते खाना खिलाए तो भाई बेकार चीजें खिला दी सामने वाले को, नहीं, उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, वरना इंसान जो है वो बीमार हो जाएगा। तो ये दो जो चीजें हैं, ये दोनों साथ में चलनी चाहिए। और यही चीज यहाँ पर जो है वो राइटर समझा रहे हैं कि भाई जो फिलहाल के टाइम पर जो मेडिसिन है, जो खासकर जेनेरिक मेडिसिन बनाई जा रही है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उसके ऊपर में कई सारी बातें बताई जा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है। ये जो पर्टिकुलर दवाइयां आप लोग को देखने को मिलती हैं, आप लोग इस तरीके की कई सारी दवाइयां खाते हैं, ये पर्टिकुलर जैसे ये दवाई हो गई, ये कैप्सूल हो गए, इस तरीके के, इनके अंदर में कई बार तो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। तो भाई साहब ये जो इस तरीके का आप लोग देखते हैं, इनके अंदर में छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो ये जो दवाइयां बनाई जाती हैं, इनका नाम क्या है, किसके बेसिस पर यहाँ पर बनाई जाती है? तो इनको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को भाई मिक्स वेज बनानी है, तो आप लोगों को पता है कि यार मिक्स वेज बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट डालकर हम लोग मिक्स वेज बनाएंगे, तो भाई मिक्स वेज बनकर तैयार हो जाएगी। मैं बोलूँ आप लोगों को साग बनाना है, तो क्या आप लोग बोल सकते हैं कि दाल ले आओ, आलू ले आओ, भाई साहब साग बना देंगे? साग बनाने के लिए सरसों, मेथी या फिर पालक चाहिएगा। तो जो सरसों और जो मेथी और जो पालक है, ये क्या है? ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर किसी इंसान को साग बनाना है, तो भाई उसको सरसों, मेथी, पालक, इसके बारे में पता होना चाहिए। और कितनी कितनी क्वांटिटी में ये मिलाना है, ये इंसान को पता होना चाहिए। तभी वो एक अच्छा सा सरसों का साग बना पाएगा यहाँ पर, जो कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो यहाँ पर सरसों का साग बनाना है तो इनकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, वरना इंसान जो है वो साग की जगह बेसाग बना देगा, कुछ और ही बना देगा। ये क्वांटिटी कैसे पता चलेगी? जिस इंसान ने कभी सबसे पहले साग बनाया होगा, उसको पता है कि यार किसमें क्या क्या मिलता है, ठीक है? तो उसको पता है किस किस तरीके से साग बनाया जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर साग वगैरह जब आप लोग खाते हैं, वो सब जगह का पसंद नहीं आता है। अपने घर पे जो मम्मियाँ साग बनाती हैं वो अलग ही रहते हैं, अलग ही लेवल का रहता है। कहीं और जाओगे तो साग पसंद नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि मम्मियों को पता है उन्होंने किस तरीके से उस रेसिपी को डेवलप किया है। उसके अंदर में घोटा लगाते हैं, कुछ नहीं, आटे वाटे का घोल डाल के लगाते हैं उसको घोटा, मतलब शानदार तरीके से। और फिर बाद में मतलब एक बेहतरीन लेवल का स्वाद आता है उसके अंदर में। पर लेकिन अगर यहाँ पर मम्मी वगैरह, सोचो किसी इंसान ने पहली बार साग बनाया होगा, तो उसने कितना बेहतरीन तो साग बनाया नहीं होगा, आराम आराम से इसको डेवलप किया होगा। तो इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कि भाई साग के अंदर में क्या क्या डालना है हम लोग को साग बनाने के लिए। तो कोई इंसान रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, साग बनाता है, उसने मेहनत करी, दुनिया भर का साग बर्बाद भी हुआ होगा पहली बार जब किसी इंसान ने बनाने की कोशिश की होगी। तो इसीलिए यहाँ पर उस इंसान ने अपना टाइम दिया, उस इंसान ने प्रोडक्ट खरीदने में अपना पैसा लगाया, और यहाँ पर तब काफी अच्छे लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसने एक रेसिपी तैयार कर ली कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन साग है भाई साहब। अब ये जो रेसिपी है ये किसी को नहीं पता, वो साग बनाता है, मार्केट में ले जाकर बेचता है, और दुनिया खरीदती है भाई, मजे लेती है, उंगलें भी चाटती रह जाती हैं। अब यहाँ पर इस इंसान को ये साग बस बनाकर बेचने की रेसिपी पता है, तो इसने इस रेसिपी को पेटेंट करा लिया कि भाई मेरी रेसिपी है, मैंने सबसे पहले खोजी है, अब इस तरीके से साग जो है वो मैं ही बनाऊंगा।
तो ठीक है भाई, सही है, तुमने पैसा लगाया, तुमने टाइम लगाया, तुमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, तुम इससे पैसा कमाओ, पर लेकिन कब तक? तो यहां पर इसको ये साग बनाने की रेसिपी के लिए जो पैसा दिया गया, वो टाइम दिया गया, इसको बोल दिया चलो 10 से 15 साल ये रेसिपी कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, इवन लोगों को पता भी नहीं है, तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी रेसिपी है, तुम ही इसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये ब्रांडेड साग हो गया। यानी कि जिस इंसान ने ये साग बनाया है, जिस इंसान ने रेसिपी खोजी है, ये उसका ब्रांड हो गया, इसका ये ब्रांडेड साग हो गया। अगर कोई और इस रेसिपी को चोरी कर कर साग बनाएगा, तो ये इंसान उसके ऊपर में केस कर सकता है, क्योंकि इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, सामने वाले ने तो बस चोरी कर कर ऐसा साग बना दिया। तो यहां पर जब 10 से 15 साल हो गए, ये इंसान कहे कि ठीक है यार, मैंने जितना पैसा लगाया था, जितना टाइम लगाया था, अब उससे मैं अच्छे खासे पैसे कमा चुका हूं। ठीक है, ये लो, जब तुमको साग बनाना होगा, भाई 100 ग्राम मेथी डालना, उसमें 250 ग्राम पालक डालना, 250 ग्राम उसमें सरसों डालना, और इस तरीके से मिला के घोट के उसको बना देना। ये है मेरी रेसिपी, अब तुम यहां पर इसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो रेसिपी है, यही है यहाँ पर एपीआई, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। तो जब तक ये साग ब्रांडेड बन रहा है, उसी इंसान के द्वारा बनाया जा रहा है, तो भाई ठीक है। अब इसने रेसिपी बता दी मार्केट में, अब मेरा मन कर रहा है साग बनाने का, मैं बना लूंगा, आपका मन कर रहा है आप बना लोगे, क्योंकि पता चल गई है रेसिपी क्या है। तो ये हो गया अब यहां पर जेनरिक, यानी कि अब ये जेनरिक साग हो गया। अब जो इंसान चाहे इस साग को बना सकता है, ये एक तरीके से जेनरिक साग हो गया। अब इस साग को बनाने के लिए आप लोगों को यहां पर किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब उस इंसान से परमिशन लो, ये जेल में डलवा देगा तुमको, नहीं। अब आप लोग यहां पर इस साग को बना सकते हो। अब यहां पर ये आप लोग इंटरेस्टिंग चीज सुनना। अब मान लीजिए मुझे साग खाना बहुत पसंद है, तो भाई मैं तो इस रेसिपी को बहुत शानदार तरीके से फॉलो करूंगा, जो उसने स्टैंडर्ड रेसिपी दी थी। भाई साहब मैं तो देखूंगा, भाई उसने बोला था कि 50 ग्राम जो है मेथी यूज करना, 250 ग्राम जो है पालक यूज करना, और 250 ग्राम जो है सरसों यूज करना। मैं बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में मिलाऊंगा, और बिल्कुल साग को बिल्कुल छोटा छोटा काटूंगा, और भाई साहब तब साग बनाऊंगा, ताकि साग जो है वो खाया ना जाए, पिया जाए, बिल्कुल ऐसा लगे बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल रहा है सब कुछ मान। बेस्ट साग बनाऊंगा भाई साहब। तो यानी कि जो मैं जेनरिक बना रहा हूं, मेरी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। पर एक इंसान ने क्या किया, भाई साग जो है उसमें मेथी की कुछ और क्वांटिटी डाल दी, सरसों की कुछ और डाल दी, पालक की कुछ और डाल दी, तो भाई साहब साग जो है वो बेस्वाद हो गया यहाँ पर। तो एक इंसान जो है वो क्या कर रहा है, वो भाई साहब उनको घोट ही नहीं रहा है, वो बस उनको भाप में पका रहा है, सीधा का सीधा ऐसे ही खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग साग बना रहे हैं। यानी कि जो स्टैंडर्ड था, उसका स्टैंडर्ड इन्होंने सबने चेंज कर दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जेनरिक दवाई में। ये तीन लोग जब दवाइयां बनाते हैं, एक इंसान ने दवाई बनाई शानदार तरीके से, बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसी लग रही है, ये बेहतरीन दवाई है। ठीक है, दूसरे ने बनाई, क्या करा, साग उल्टा सीधा मिला दिया, कुछ क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी ज्यादा है। तो ऐसे क्या होता है, जब ये एपीआई यूज की जाती है, मान लीजिए 3 एपीआई यूज कर रहे हैं, ए बी सी, ये बेसिकली दवाई बनाने में। भाई साहब अब सोचो, आप लोगों की कोई बेसिकली कोई आप लोगों की शर्ट फट गई, तो आप लोग क्या करोगे, उसको सुई धागे से सील लोगे ना। या फिर आप लोगों की कोई कॉपी फट गई, आप लोगों का कोई पेज फट गया किताब का, आप लोग उसको फेविकॉल से चिपका लोगे। अब ये ए बी सी जो है, इनको चिपकाने के लिए जो दवाई बनानी है, आप ऐसे तो नहीं फेविकॉल डाल के दे दोगे, चिपक गया भाई, तीनों को घोट के एक जगह ले खा ले फेविकॉल वाली दवाई बीमारी से जाकर चिपक जाएगी, बीमारी को खींचकर बाहर लेकर आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इनको पर्टिकुलर एक तरीके से इनको चिपकाने के लिए, इनको एक तरीके से एक लंबे समय तक, ताकि ये रखी रहे, खराब ना हो, तो वो चीज देखने के लिए, तो इनमें फिलर्स होते हैं, इनको भाई साहब एक दूसरे से बाइंडर होते हैं, जो एक दूसरे से बांध कर रखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ये खराब ना हो, उसके लिए अलग अलग इनके अंदर में एक अलग अलग टाइप की चीजें डाली जाती हैं। तो भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कभी कुछ उल्टा सीधा डाल दे रहे हैं, कभी कुछ डाल दे रहे हैं। जो स्टैंडर्ड दवाई उस बीमारी को 2 महीने में ठीक कर रही है, ये जेनरिक दवाई उस बीमारी को 5 महीने में ठीक कर रही है। तो भाई जेनरिक दवाई क्यों बनाई थी, इसीलिए तो बनाई थी, क्योंकि जेनरिक दवाई अगर आप लोग बना रहे हो, तो ये दवाई जो है ये इंसान को सस्ती पड़े। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड दवाई जो है ये इंसान 500 रुपए की बेच रहा है, और जेनरिक दवाई जो है उस दवाई को जो है वो 50 रुपए की बेच रहा है। पर लेकिन यहां पर ये 500 रुपए वाली उस चीज को 2 महीने में ठीक कर दे रही है, 50 रुपए वाली उसी चीज को, मान लीजिए एक तरीके से यहाँ पर ये इतना ही टाइम ले रही है, मान लीजिए इसने इसको यहाँ पर इतना टाइम लिया, उतना ही टाइम ले लिया यहाँ पर, इसने 10 गुना टाइम ले लिया, तो भाई फिर से 500 रुपए पड़ गया, ऊपर से टाइम ज्यादा लग गया, ऊपर से हो सकता है और बीमारी लग जाए शरीर के अंदर में। तो दिक्कतें ये निकल कर आ रही है कि जो भी ये साग बना रहा है, उस साग साग बनाने वाले को इंग्रेडिएंट्स तो पता है, पर लेकिन वो लापरवाही में इनको मिक्स कर रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसीलिए राइटर इस चीज को समझाने की कोशिश करें कि भाई जो क्वालिटी है, और जो एफिकेसी है, और जो सेफ्टी है तुम्हारी जेनरिक दवाई की, उसको प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। और रेगुलेट जो होना चाहिए वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, इसकी जरूरत है यहाँ पर लेकिन दिक्कत क्या है, सेंट्रल लेवल पर हमारे देश के अंदर में जो बेसिकली रेगुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, स्टेट लेवल के हाथ में रेगुलेशन दे रखा है।
सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से यहाँ पर मैं थोड़ा सा संविधान के अंदर में लेकर चलूंगा इस टॉपिक के लिए भी, ताकि आप लोग इन चीजों को यहाँ पर समझ पाओ। अच्छा ये बताइए, हमारे संविधान के अंदर में जो हेल्थ है वो कहाँ पर रखा गया है? हेल्थ का टॉपिक जो है वो कहाँ पर रखा गया? अगर आप लोगों से पूछे संविधान के अंदर में, जैसे 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट है, एक तो है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट और एक है यूनियन लिस्ट। तो हेल्थ का टॉपिक जो है वो आज की डेट में स्टेट लिस्ट के पास में रखा हुआ है। यानी कि आप लोग की हेल्थ का ध्यान रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर देखे, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट देखेगी तो जो जेनरिक मेडिसिन वगैरह सारी चीजें ये कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है। अब यहां पर देखो खेला कैसे होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहीं पर निकल कर आती है। एक राज्य है जिसका नाम है भाई साहब तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर किसी को जेनरिक दवाई बनानी है तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके सर पर तांडव करती है तलवार लेकर, कि अगर जेनरिक दवाई में कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, वो सारी दवाइयां तुम्ही को खिलाएंगे सबसे पहले। पर लेकिन अगर जाओगे हिमाचल प्रदेश के अंदर में, भाई साहब वहां पर ये कहते हैं कि तुम्हें दवाई बनाकर बेचनी है, जैसे चाहो तुम वैसे बना लो, कोई जरूरत नहीं है कि तुमको साग पूरा कोट कर बनाना है, घोट कर बनाना है, जो मिलाना है वो मिला लो। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के अंदर में जहां पर रेगुलेशन टाइट है, वहां पर तो जेनरिक दवाई बनाने वाले अपनी फैक्ट्री खोलते नहीं है, वो वहां पर खोलते हैं जहां पर रेगुलेशन टाइट नहीं है, ताकि उनके सर पर कोई तांडव न कर सके। और इसकी वजह से यहाँ पर उन राज्य के अंदर में जेनरिक दवाई बन रही है जहां पर कोई ज्यादा देखने वाला नहीं है, और इसकी वजह से जेनरिक दवाई जो है जब मार्केट में निकल कर आ रही है, उनका इंपैक्ट आप लोगों को अलग अलग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल कर आ रही है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के अंदर में जो आप लोगों को प्रोडक्ट यूज करना है, उस प्रोडक्ट को यूज करने में बेसिकली आप लोगों को ढंग से उसको ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर में CDSCO, जिसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका काम होता है नॉर्मली सारी चीजों को देखने का कि भाई कौन क्या कर रहा है। पर लेकिन ये अपने आप में इतनी बिजी है भाई साहब, इनको अलग ही दुनिया में पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या करते रहते हैं सारी हमारे देश में रेगुलेटरी बॉडी, जब काम खराब हो जाता है तब ये निकल कर आती है। तो अगर आप लोग को कोई भी दवाई बनानी है, उसके अंदर में फिलर्स रहते हैं जिसमें आप लोग ये दवाई डालोगे। अब आप लोग के शरीर के अंदर में जो कैप्सूल जाएंगे, ये कैप्सूल भी जाकर बॉडी के अंदर में डिजोल्व हो जाते हैं ना यहाँ पर। तो एक उस फिलर्स कैसे बने हुए हैं, यहाँ पर बाइंडर कैसे बने हुए हैं। अब अलग अलग कलर की कोटिंग है, ऐसे थोड़ा ना कि बच्चों के कलर आते हैं तुमने वो फेर दिया इनके ऊपर में कि भाई कौन से कलर है, तो कोटिंग कैसे कर रखी है। तो ये सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये प्रॉपर ये क्या करती है कि दवाई को स्टेबल करना। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, जो जेनरिक दवाई बनाई जा रही है ना यहाँ पर, भाई साहब ये शरीर के अंदर में जाकर इमीडिएटली घुल जाती है, मतलब घुल गई काम खत्म तभी के तभी। पर जो स्टैंडर्ड ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, वो आराम आराम से घुलती हैं। पहले घुल लिया, शरीर ने एब्जॉर्व कर लिया, फिर घुल लिया, फिर शरीर ने एब्जॉर्व कर लिया, तो वो लंबे समय तक मेंटेन रखती है अपना इंपैक्ट, और वो अच्छा इलाज करती है यहाँ पर। जबकि इसके अंदर में जो फिलर्स हैं, जो बाइंडर्स हैं, वो लो क्वालिटी के यूज कर लेते हैं ये लोग यहाँ पर, उसकी वजह से वो और सस्ती हो जाती है यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अगर तुम ये दवाइयां इस तरीके से बेचोगे तो फायदा क्या है भाई साहब, ये जो आप लोग काम कर रहे हो। तो राइटर ने इसी के लिए सरकार को बोला है कि सरकार ने अभी फिलहाल के टाइम पर अगस्त 2024 तक का हमारे देश के अंदर में एक स्कीम है, याद रखना, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। ठीक है, तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर योजना है, परियोजना बोल लो आप लोग इसको, इसके अंदर सरकार ने अगस्त 2024 तक 5,600 करोड़ रुपए की दवाई जो है वो सोल्ड कर दी। ठीक है, तो सोच कर देखो, और इन्होंने बोला है कि इतनी दवाइयां, देखो इंपॉर्टेंट बात देखो, अब यहां पर ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी। इसको मोटा मोटे तौर पर लगा लेता हूं मैं, 6,000 करोड़ की दवाइयां उन्होंने बेच दी। ठीक है, इस स्कीम के तहत में इसकी वजह से लोगों का 30,000 करोड़ रुपए पैसा सेव कर दिया इन्होंने। यानी कि ये दवाई जो 6,000 करोड़ की बेची है इन्होंने, ये अगर यहां पर ये कोई जाकर खरीदता है, यहां पर बड़े बड़े बेसिकली जो ब्रांड है उनसे ये दवाइयां, तो उनको 30,000 करोड़ रुपए देने पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? यानी कि जो काम 30,000 करोड़ में होना था, ये काम इन्होंने 6,000 करोड़ में कर दिया। ये बड़ी शानदार बात यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम, यहां पर इतना अफोर्डेबल बना रहे हो। यानी कि जो चीजें इतनी महंगी मिल रही है भाई साहब, वो तुमने इतनी सस्ती कर दी, तो एटलीस्ट लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान और रख लो यार, इसकी क्वालिटी और मेंटेन कर दो तुम यहां पर। अगर क्वालिटी तुमने मेंटेन कर दी तो भाई साहब बहुत सही चीज है। इनको थोड़ा सा इनके ऊपर में ध्यान दो, और जो जो स्टेट गवर्नमेंट ये बदतमीजी काट रही है, इनके गले में फंदा डालो, तभी जाकर चीजें सुधरेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम लेकर आओ। हमारे देश के अंदर में 2018 में इन्होंने यहाँ पर ओल्डर जेनेरिक मेडिसिन यहाँ पर जो थी उनको छोड़कर अब नई जो जेनेरिक मेडिसिन आ रही है उसके ऊपर में स्टैंडर्ड इन्होंने इंप्लीमेंट करा, और यूएसए और यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड को फॉलो करने की बात की गई, जो कि हम लोग फॉलो कर सकते हैं, पर लेकिन हम लोग फॉलो कर नहीं रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें की जा सकती हैं। कई बार कमेटी बनाई जा चुकी है इसके ऊपर में पास्ट में। ठीक है, तो उन्होंने भी रिकमेंड दिया यहाँ पर रिपीटेडली कि सेंट्रलाइज होना चाहिए।
तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, पर लेकिन सरकार जो है इन चीजों को ध्यान दे नहीं रही है। तो 2018 में ले दे के काम करके आए, यूएसए और यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड फॉलो करे तो मजा आ जाए। यहाँ पर ऑलरेडी इसमें भाटिया कमेटी 1954 हैती आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये कई सारी आप लोग देखने को मिलेगा कमेटी, इन्होंने कई बार बोला कि सेंट्रलाइज कर दो भाई साहब इसको। अगर सेंट्रलाइज नहीं करोगे तो आप लोग यहाँ पर प्रॉपर चीजों को फॉलो कर ही नहीं पाओगे। हर एक स्टेट जो है वो अपनी रूल और रेगुलेशन बना रखा है, लोग तो वहां पर जाकर दवाइयां बनाएंगे जहां पर उनको सस्ती मिल रही है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग अगर समझोगे पूरे टॉपिक को तो ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई। तो जेनरिक मेडिसिन समझ में आ गया। ये साग वाला एग्जांपल मेरे माइंड में जब मैं जो ये पीपीटी जो तैयार हो रही थी पढ़ रहा था, मैं टीम ने तैयार करी उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था पीपीटी, तो उस टाइम पर मेरे साग वाला सिस्टम मेरे दिमाग में था ही नहीं। मुझे एकदम पता नहीं कहाँ से साग याद आ गया। तो मैंने कहा साग बनवाता हूँ चलो आज आप लोगों का। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग इस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे, जब भी कभी जेनरिक मेडिसिन की याद आएगी आप लोगों को साग याद आ जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। और उसके साथ में आप लोग का ये टॉपिक जो है वो कभी आप लोग भूलोगे नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की समझ में आ गया होगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग इस टॉपिक को कभी भी किसी को आप लोग पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी को साग पसंद नहीं है तो एक्सट्रीमली सॉरी यार। मैंने वही एग्जांपल लिया जो मुझे पसंद है, ठीक है ना। अगर किसी को साग पसंद नहीं है तो वो अलग बात है। हाँ, साग पसंद भले ही ना हो आप लोगों को, पर किस दिन मौका मिले तो मेरी मम्मी के हाथ का साग खिलाऊंगा, उस दिन देखना आप लोगों को साग पसंद आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जिसने आज तक खाया है भाई साहब वो आज तक याद करता है। दोस्त ने जो भी साथ में रहते थे वो खाते थे। तो बेहतरीन बनाती हैं यार, नेक्स्ट लेवल का। मैं तो सोच रहा हूँ ऑनलाइन साग बेचना स्टार्ट कर दूँ, मम्मी की रेसिपी, माँ का साग, इतना स्वाद कि हाथ भी चाटते रह जाओ। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं इसके अंदर में, कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस होता है कि ऐसा ही जैसे आप लोग जब शादी होती है तो कहते हैं ना कि प्री वेडिंग शूट कराना है, तो जो प्री वेडिंग शूट है वो है वैक्सीन, और भाई साहब शादी होने के बाद में जो शूटिंग चल रही है वो है मेडिसिन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, वैक्सीन क्या है कि भाई अभी इंसान बीमार नहीं हो रहा है, पहले से टीका लगा दो, कोविड-19 के टीके लगाए, वैक्सीन दी गई आप लोगों को, मेडिसिन नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि आप लोग का इम्यून तैयार कर रहे हैं ताकि जो शादी का बर्डन आने वाला है उसको तुम झेल सको। तो वैक्सीन जो है वो प्री वेडिंग सूट जो है तुमको बताता है पहले से ही कि भाई साहब हाँ चीजें होने वाली है कुछ गड़बड़, पहले से इम्यूनिटी अपनी तेज कर लो, ठीक है। उसके बाद में तो जिंदगी भर मेडिसिन ही खाते रहनी है तुमको, इलाज तो होना नहीं है, लड़ते रहना है और झड़कते रहना है। तो यानी कि इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि पहले से ही समझ जाओ। एक दिमाग में एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो आई थी मेरे सामने, किसी ने सेंड की थी, वो दिमाग से उसके कुछ पॉइंट्स निकल गए मेरे। मतलब कुछ ऐसा कुछ करके था कि जो लोग समझदार हैं, मतलब जो समझदार हैं उन्होंने शादी नहीं की, और जो मतलब एग्जैक्टली लाइन याद नहीं आ रही है, मतलब ऐसा है कि जो शादी को समझ गए उन्होंने तो शादी नहीं की, और जिन्होंने नहीं समझे वो आज की डेट में, मतलब कुछ बड़ा प्यारा सा बोला गया था, वो माइंड से निकल गया। तो शादी का लड्डू ये बोला था कि जो खाए ना पछताए और जो खाए तो पछताए। मतलब ये इतनी खतरनाक चीज है, जिसको मतलब शादी का लड्डू खा लिया भाई साहब वो अलग ही लेवल पे उसको कह रहा है कि भाई साहब स्टार्टिंग में मजा आ रहा है, उसके बाद में आ रही है, बड़ी गलत चीज है। शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो शादी करने से पहले एक तरीके से शादी के करने से पहले पूरा एक्साइटेड रहता है, शादी के बाद में हो जाए 4-5 साल 2-3 साल, शादी कोई इंसान हो गया क्या कि शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब इंसान की आजादी छिन जाती है सारी है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए। तो वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर ये बेसिकली प्रिवेंशन का काम करता है, और मेडिसिन जो है वो क्योर का काम करता है कि बीमारी हो गई अब क्योर कर लो, इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है ना। तो वैक्सीन और मेडिसिन में ये डिफरेंस है कि बीमारी हो गई तो अब दवाइयां ले लेना भाई, ये इलाज कर सकती है तुम्हारा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर टॉपिक समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया, मैंने आप लोगों को मेडिसिन वैक्सीन के बारे में बता दिया, जेनेटिक मेडिसिन के बारे में बता दिया, हेल्थ किसके अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये बता दिया। इसके लिए यहाँ पर बकायदा कौन कौन सी कमेटी बनी हुई है वो भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, और यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीजों को कंट्रोल कर सके। इसीलिए हमारे देश के अंदर में इवन जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो इस चीज को कई बार बोल चुके हैं कि भाई साहब हेल्थ वाले टॉपिक को भी हम लोगों को स्टेट लिस्ट से निकालकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि जैसी बीमारियां आज की डेट में आ रही है हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है ये आगे आने वाले साइड टाइम में। देखो एक टॉपिक के अंदर में कई सारे टॉपिक कवर कर दे रहा हूं, जैसे इसके अंदर में आप लोगों को सारा एंगल बता दिया, वरना टॉपिक में तो जेनेरिक दवाई पढ़ा के निकल गया, पर लेकिन आप लोगों को जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये सारी चीजें हैं
ये टॉपिक ऐसे हैं कि रेगुलरली आ सकती है। अब जेनेरिक दवाई का क्या-क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इनको यूज़ करना चाहिए? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये एक स्कीम है, इस किसके अंदर आती है? क्या मतलब है इस पर्टिकुलर स्कीम का? तो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, बेहतरीन टॉपिक था। डाउट है या फिर नहीं? फीडबैक ज़रूर दे दिया करो यार, 1 सेकंड लगती है। लाइक या फिर डिसलाइक कर बता दिया करो। अच्छा, साग कैसा लगा मेरा बताइए? लाइक कर या डिसलाइक कर बता दो। अगर साग पसंद आ गया मेरे वाला तो लाइक कर देना, और साग पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, ठीक है ना? आगे से साग नहीं बनाऊंगा, फिर कुछ और बनाऊंगा वरना।